23 जनवरी 2023 को एक रिपोर्ट आती है जिसने गौतम अडानी की रातों की नींद छीन ली है। पिछले 72 घंटों के अंदर गौतम अडानी के स्टॉक्स करीब 4.20 लाख करोड़ तक गिर गए हैं। सिर्फ इस 90 पन्ने की रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिस वजह से गौतम अडानी के शेयर करीब डेली 20% से ज्यादा गिरते जा रहे हैं। इस हिंडनबर्ग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम रिपोर्ट का इफेक्ट देखने की कोशिश करें तो पिछले 72 घंटों के अंदर गौतम अडानी ने 4.20 लाख करोड़ गंवाए हैं। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 19.5 लाख करोड़ से गिर के सिर्फ 15.5 करोड़ रह गया, मतलब 25% की गिरावट। इसके साथ ही अगर हम इस रिपोर्ट का दूसरा असर देखने की कोशिश करें तो अडानी इंटरप्राइजेस ने अपना एफपीओ रिलीज किया था, मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें इनका प्राइस बैंड था 3112 रुपए से 3276 रुपए, लेकिन इसको सिर्फ 1% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया। इसका अगर हम तीसरा असर देखने की कोशिश करें तो गौतम अडानी तीसरे दुनिया के सबसे अमीर आदमी के पायदान से गिर के 7वें नंबर पे आ गए। इनका नेटवर्थ जो करीब 9,71,500 करोड़ था वो घट के करीब 7,86,400 करोड़ बचा। सिर्फ 48 घंटों के ही अंदर इतनी ज्यादा गिरावट इनके शेयरों में आई। तो इस रिपोर्ट में ऐसी क्या बातें हैं जिस वजह से पूरे शेयर मार्केट में भूचाल आ चुका है और गौतम अडानी की कंपनी की तरफ से भी रिस्पॉन्स आता है कि ये सारे रिपोर्ट झूठे हैं। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस 90 पन्ने की रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या बातें कही है और इसका आने वाले टाइम में इंडिया में क्या इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि गौतम अडानी आज भारत का सबसे अमीर आदमी है। अगर इनकी वैल्यूएशन गिरती है तो भारत के ऊपर उसका एक बड़ा असर होगा। तो इस वीडियो में हम ये सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे होंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल। और तो इस रिपोर्ट को डिटेल में समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं ये जो हिंडनबर्ग ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या किया करती है। इसने बेसिकली एक आर्टिकल पहले रिलीज किया। इस आर्टिकल का नाम था अदानी ग्रुप, हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन द कॉर्पोरेट हिस्ट्री। इसका मतलब है दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी किस तरीके से एक बड़े फ्रॉड को अंजाम दे रहे हैं कॉर्पोरेट हिस्ट्री में। तो इस रिपोर्ट को बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये कंपनी बेसिकली क्या किया करती है, ये कॉर्पोरेट कंपनीज की स्टडीज किया करती है। ये कंपनी देखती है कि कंपनीज ने कहां कहां पे अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, क्या वो सच बातें बोल रहे हैं, क्या वो अपने डेटा में छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरीके से उन्होंने 16 से ज्यादा कंपनीज को आज तक एक्सपोज किया है। और उनको एक्सपोज करने के बाद उन कंपनीज के शेयर बहुत तेजी से गिरे हैं। जिस तरीके से आज गौतम अडानी के शेयर गिर रहे हैं, इस तरीके से उन्होंने कई सारी कंपनीज के ऊपर ये रिसर्च किए हुए हैं। इसके फाउंडर है नेथन एंडरसन, जिन्होंने 2017 में इस कंपनी की शुरुआत किया था। ये कंपनी मैन मेड डिजास्टर्स को एक्सपोज किया करती है। इसका मतलब यह है कि जो भी कंपनीज ने अपने डेटा में गड़बड़ियां की हैं उन सबको आगे लाने का काम ये कंपनी किया करती है। इसके साथ ये शॉर्ट सेलिंग किया करते हैं। अब ये शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, तो इसके एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि किसी कंपनी का स्टॉक चल रहा है 200 रुपए पे और मुझे पता है कि 2 दिन बाद इस कंपनी का स्टॉक अभी गिरने वाला है, तो मैं पहले इसको बेच दूंगा। उसके बाद जब कंपनी के स्टॉक मान लो 150 रुपए पे गिर के आ गए तो मैं इस कंपनी के स्टॉक खरीद लूंगा। तो मतलब मुझे बीच का 50 रुपए का फायदा हो गया। इसे शॉर्ट सेलिंग कहा करते हैं। तो जब इन्होंने गौतम अडानी पे अपनी रिपोर्ट पेश की उसके पहले इन्होंने गौतम अडानी के शेयर शॉर्ट सेल कर दिए और ये बातें इन्होंने पहले ही पब्लिक में बता दिया था कि हमने अडानी के शेयर अभी बेच दिए हैं और जब इनके कंपनी के अब शेयर गिरने लगे हैं तो अब ये कंपनी इनके शेयर खरीद लेगी। इसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं और ऐसे ही ये कंपनी अपनी कमाई किया करती है। इससे पहले भी इन्होंने निकोला नाम की कंपनी जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया करती है, साल 2020 में उसको भी एक्सपोज किया था। वो कंपनी क्या कर रही थी कि हमने कई बड़े बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाए हुए हैं, जिस वजह से उनके शेयर प्राइस काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। और उस कंपनी को जब इन्होंने एक्सपोज किया तो उसका $34 बिलियन के जो कंपनी का वैल्यूएशन थी वो गिर के आज के डेट में $1.5 बिलियन पे आ चुकी है। इसी के साथ इन्होंने टेस्ला को भी एक्सपोज किया। इसी के साथ इन्होंने साल 2020 में ट्विटर पे भी एक रिपोर्ट पेश की थी जिसपे इन्होंने कंपनी ने काफी कमाई किया था। इसके साथ ही हिंडनबर्ग ने कई और कंपनीज को एक्सपोज किया है, जैसे कि विंस फाइनेंस, चाइना मेटल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, एचएफ फूड्स, ब्लूम एनर्जी, रियॉट ब्लॉकचेन और ऑप्का हेल्थ जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को इस कंपनी ने एक्सपोज किया है। तो ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ अडानी को ही डायरेक्टली टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों आइए अब डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या चीजों को एक्सपोज किया गया है अडानी के बारे में। अब यहां पे अगर हम इस रिपोर्ट को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहला जो एलिगेशन आता है इनके ऊपर वो ये है कि अडानी का जो टोटल मार्केट का कैपिटलाइजेशन है वो $218 बिलियन है इनकी सारी कंपनीज का, जिसमें से $120 बिलियन इनकी खुद की फैमिली ओन किया करती है। उस $120 बिलियन में भी लास्ट 3 साल में $100 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है। ये बढ़ा कैसे है, क्योंकि अडानी के शेयर राइज किए हैं। अब यहां पे अगर हम अडानी एंटरप्राइजेस को देखें तो जनवरी 2020 में इनकी जो शेयर की वैल्यू थी वो सिर्फ 208 रुपए थी, लेकिन नवंबर 2022 तक इनकी जो शेयर की
वैल्यू बढ़ के हो गई वो 4088 रुपए हो गई। इसका मतलब है 1398% इनका राइज हुआ है। इसके साथ ही अगर हम यहां पे देखें तो इंडस्ट्री एवरेज सिर्फ 12 गुना बढ़ रहा है। मतलब जो भी अदानी एंटरप्राइजेस वाली इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री का टोटल ग्रोथ 12% है, लेकिन इनकी कंपनी का ग्रोथ है 508 गुना। इसी की तरह अगर हम अदानी टोटल गैस को देखें तो ये 2121% ग्रोथ आया है इनके पिछले 3 सालों में। अदानी ग्रीन एनर्जी में 908% का ग्रोथ आया है। इंडस्ट्री एवरेज 12 गुना, 20 गुना, 22 गुना है, लेकिन इनकी कंपनी का ग्रोथ देख रहे हैं हम 500 गुना, 300 गुना, 815 गुना अदानी ग्रीन एनर्जी में ग्रोथ आया है। तो ये ग्रोथ आया कैसे है? ये वो टाइम चल रहा है जब रिसेशन है, दूसरी कंट्रीज में वॉर चल रही है, सारी कंपनीज डूबती जा रही है, लेकिन उस समय अदानी कैसे ग्रो करते जा रहे हैं, यही सबसे ज्यादा सवाल उठाए गए हैं। तो यहां पे इनके जो ग्रोथ का जो सबसे बड़ा जरिया है वो इनका डेट है। इन्होंने मार्केट से बहुत सारे बैंकों से और मार्केट से बहुत सारे डेट उठाए हुए हैं। अब ये अपने डेट के चुकाने के भी स्थिति में नहीं है, ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। जैसा कि अगर हम इनकी कंपनी को देखने की कोशिश करें तो एक होता है करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या होता है कि मेरी एसेट कितनी है डिवाइडेड बाय मेरी लायबिलिटी कितनी है। तो क्या मैं अगर वो 1 आता है तो मैं उसे चुका पाऊंगा, अगर 1 से कम आता है तो मैं उसको चुकाने की हालत में नहीं हूं। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। समझ लीजिए मेरे पास एक जमीन है जिसकी कीमत है 2 लाख रुपए। मैंने आपसे मार्केट से पैसे लिए 1.5 लाख रुपए। अब अगर मैं पैसे नहीं चुका पाया तो मैं अपनी जमीन बेच के 2 लाख रुपए अगर वो बेच दूंगा तो मैं आपका 1.5 लाख रुपए चुका पाऊंगा। लेकिन अगर मेरी जमीन की कीमत 2 ही लाख रुपए है और मैंने आपसे मार्केट से 4 लाख रुपए ले लिए तो मैं अपनी जमीन बेच भी दूंगा तो मैं कहां से आपका पैसा चुका पाऊंगा। यही चीज अदानी में हुआ है। इनके जो 7 कंपनीज हैं इनमें से 5 इनकी कंपनीज ऐसी हैं जो कि पैसे अगर बुरी स्थिति आ गई तो ये पैसे भी नहीं चुका पाएंगे। अगर हम इनका करंट रेशियो देखने की कोशिश करें तो अदानी ग्रीन एनर्जी का 0.5 है। मतलब इनके एसेट जो है वो इनकी लायबिलिटीज से कम है। इनके पास उतने पैसे ही अभी नहीं है कि अपने डेट चुका सकेंगे। इसके साथ ही अदानी पावर का 0.9 बनता है। यहां पे इंडस्ट्री एवरेज बहुत ही कम है और इनके कंपनी की ग्रोथ बहुत ज्यादा है। इन्होंने डेट मार्केट से इतना उठा लिया है कि अगर इनकी बुरी स्थिति आ गई तो सारे पैसे बैंकों के और इनके सब डूब जाएंगे। यही इस रिपोर्ट में बताने की कोशिश की गई है। तो यहां पे बहुत साफ दिखाई देता है कि इनकी 7 में से 5 ऐसी कंपनी है जिनका करंट रेशियो 1 से कम है। मतलब ये इनकी 5 ऐसी कंपनीज हैं जो कि अपना डेट अगर बुरा समय आ गया तो वो अभी नहीं चुका पाएंगी। दूसरा जो इनके ऊपर एलिगेशन लगा है वो इनकी फैमिलीज के ऊपर है कि मतलब इन्होंने शेल कंपनीज बनाया है और इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया है। मतलब पैसे की राउंड ट्रिपिंग, पैसा पहले बाहर भेजा गया है फिर वहां से कंपनियों के थ्रू इन्वेस्ट कराया गया है। अब हिंडरबर्ग रिसर्च में इन्होंने कई सारी कंपनीज के नाम भी बताए हैं जिन्होंने इनकी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया है। एक्चुअली इसको और डिटेल में समझते हैं तो कुछ टैक्स हेवन कंट्रीज होती हैं जैसे कि मॉरिशस हो गया, सिंगापुर हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया। इन कंट्रीज में अपनी कंपनीज से काफी कम टैक्सेस चार्ज किए जाते हैं, जिस वजह से बहुत सारी कंपनीज जाके वहां पे अपनी कंपनियां खोल दिया करती हैं, जिस वजह से वो टैक्स से बच सके। तो अब हिंडरबर्ग रिसर्च में 3 कंपनियों से ज्यादा के नाम बताए गए हैं जो कि अदानी में इन्वेस्ट कर रहे हैं बहुत बड़े अमाउंट में। जैसे कि मॉन्टेरेसा इन्वेस्टमेंट होल्डिंग, इन्होंने करीब 36,000 करोड़ रुपए अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट किया है। इसके साथ ही न्यू लियाना इन्वेस्टमेंट, ये साइप्रस बेस्ड कंपनी है, इन्होंने करीब 3423 करोड़ रुपए अदानी ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट किया है। इसके साथ ही एलारा कैपिटल, इन्होंने $3 बिलियन इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो ये जितनी कंपनीज है इनका मेजर इन्वेस्टमेंट अदानी में ही है। ऐसी करीब 38 कंपनी बताई जा रही है जिसको इनके भाई विनोद अदानी चलाया करते हैं। ये सब कुछ एलिगेशन इस रिपोर्ट के थ्रू बनाया गया है। यहां पे इस रिपोर्ट में साफ बताया जा रहा है कि इनके भाई विनोद अदानी जिन्होंने 38 से ज्यादा शेल कंपनीज बनाई है, मतलब फर्जी कंपनीज बनाई है, और वो सारी कंपनीज हजारों करोड़ रुपए अदानी के कंपनीज में इन्वेस्ट करती जा रही हैं। इसके साथ ही इनके फैमिली में और कई एलिगेशन लगाए हैं, जैसे कि जो समीर वोरा है इनके बहनोई, इनका नाम आया था टैक्स की चोरी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डायमंड में, लेकिन उनको आज की डेट में इनके ऑस्ट्रेलिया डिवीजन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। इसी तरीके से राजेश अदानी को ग्रुप का एमडी बनाया गया है, जबकि उनके ऊपर कस्टम टैक्स चोरी, फर्जी इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन और अवैध कोयला के इंपोर्ट के चार्जेस लगे हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को बड़े बड़े पदों पे रखा गया है। ये सब अदानी के फैमिलीज वाले लोग हैं जिनके ऊपर ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगे हैं और वो कंपनी के सबसे शीर्ष पोजीशन पे बैठे हुए हैं। तो यहां पे सवाल उठता है कि क्या ऐसे जो लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं वो जस्टिफाई कर पाएंगे, वो ऑनेस्ट रह पाएंगे, और जो इन्वेस्टर पैसे लगा रहा है क्या उसका पैसा लगाना वर्थ होता है? ये सारे सवाल यहाँ पे एकदम जेन्युइन उठाए जा रहे हैं। यहाँ पे एक और सवाल इनकी ऑडिटिंग प्रैक्टिस के ऊपर भी उठाया गया है। मतलब यहाँ पे एक कंपनी है जो इनकी ऑडिट फर्म है, शाह धंधेरिया नाम की। इस कंपनी में
सिर्फ 4 पार्टनर्स हैं और 11 एम्प्लॉय काम किया करते हैं। और ये कंपनी अदानी टोटल गैस और अदानी एंटरप्राइजेज, जिसमें 156 सब्सिडरी है, इन दो बड़ी कंपनीज को मैनेज किया करती है। तो कैसे 12-15 लोग मिलकर इतनी बड़ी कंपनी के ऑडिट कर लिया करते हैं? क्योंकि जब भी ऑडिट होती है बड़ी कंपनियों की तो उसमें बहुत से लोग चाहिए होते हैं, क्योंकि ऑडिट में कोई गलती ना हो जाए। नहीं तो कई सारे सवाल सेबी से उठते हैं और जगह जगह इतने सारे आपके इन्वेस्टर्स हैं, तो आपको एक सही कंपनी के थ्रू ऑडिट कराना चाहिए था। अब यहां पे इसी में कुछ और एलिगेशंस हैं कि इन 11 लोगों में एक आदमी है शुभम रोहितगी, जिनकी उम्र अभी 28 साल है। वो भी अदानी एंटरप्राइजेस में ऑडिटिंग किया करते हैं। जब इनकी उम्र 23 साल थी तब से वो ऑडिट कर रहे हैं। तो एक 23 साल का लड़का अदानी एंटरप्राइजेस जैसी बड़ी कंपनी में यहां पे ऑडिट कर रहा है। तो किस तरीके से ये ऑडिट प्रैक्टिस चल रही है, ये सारे महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए हैं। दूसरा एक और बड़ा सवाल उठता है कि पिछले 8 साल में इनके 5 सीईओ चेंज हो चुके हैं। इसके साथ ही पिछले 5 साल के अंदर अदानी की ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसके सीएफओ 2 बार न बदले गए हों। मतलब हर 1-2 साल के बाद इनके सीएफओ बदल दिए जाते हैं। तो ऐसा क्या रीजन है कि सीएफओ बदल दिए जाते हैं? क्यों सीएफओ छोड़ के इनकी कंपनी जाते हैं? तो इतनी बड़ी कंपनी है जहां पे रिलायबल लोग होने चाहिए। आप इन्फोसिस देख लीजिए, आप बड़ी बड़ी कंपनियां देख लीजिए जिनके सीएफओ सीईओ ऐसे लोग होते हैं जो कि सालों साल चला करते हैं एक ही पोजीशन पे। लेकिन इस कंपनी में बार बार सीएफओ और सीईओ चेंज हो रहे हैं, तो यहां पे एक शक की सुई जरूर जाती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अदानी के पास इतने पैसे कैसे आए? एक तो आपको तरीका पता होगा कि अदानी ने बहुत सारे कर्ज लिए हैं बैंकों से। तो अगर अदानी डूबते हैं तो भारत के बैंक भी बड़े मुसीबत में आने वाले हैं। और ये शेयर मार्केट में भी बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि बैंकों के शेयर थोड़े डगमगाते जा रहे हैं। तो अब यहां पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि 3 सालों के अंदर इनका इतना बड़ा ग्रोथ कैसे हुआ? तो आप देख रहे होंगे कि अपोजिशन पिछले कई साल से अदानी के ऊपर सवाल उठाता जा रहा है। तो अपोजिशन ऐसे ही नॉनसेंस कोई बातें नहीं कर रहा था, वही बातें यहां बताई गई हैं। जैसे कि समझते हैं अदानी ग्रुप है जिसमें 100% स्टेक है। अब इस कंपनी ने 25% अपना स्टेक बाहर निकाल दिया, 5% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए निकाल दिया, 20% इनका अभी और बचा है। तो अब यहां पे 5% के बाद जो 20% बचता है तो उसमें डीआईज इन्वेस्ट करते हैं और एफआईज इन्वेस्ट करते हैं। मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जैसे कि एलआईसी हो गया, एसबीआई हो गया, ये बड़ी बड़ी कंपनियां इनमें जाके 3%, 4%, 5% ऐसे शेयर खरीदा करती हैं। तो भारत सरकार की एलआईसी और एसबीआई ने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। आप अगर पिछले 2 दिनों में ही देखें तो एलआईसी के 74,000 करोड़ रुपए अदानी में इन्वेस्टेड थे, जिनकी वैल्यूएशन गिर के करीब 54,000 करोड़ आ गई। मतलब इनको 20,000 करोड़ का 2 दिनों में ही नुकसान हो गया। एलआईसी के पैसे किसके हैं? सरकार के हैं। सरकार के मतलब आपके और हमारे पैसे हैं। तो वो बड़ी कंपनियों ने इसमें पैसे लगाए थे। तो अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी पैसा लगाती है किसी कंपनी पे तो वो कंपनी के स्टॉक बढ़ते हैं, और जब वहां बढ़ता हुआ दिखता है तो जो आपके और मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो भी देखते हैं कि यार इसके शेयर तो ऊपर जा रहे हैं, तो वो भी पैसे लगाते हैं। तो इस तरीके से सरकार सपोर्ट अगर चाहे तो कर सकती है। ये सारे एलिगेशंस हैं जिसको हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितने भी अभी तक राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और बड़े बड़े लोग जो सवाल उठा रहे थे अदानी के ऊपर, वो कुछ यही थे कि सरकार अपने दूसरे रास्ते के थ्रू यहां पे अदानी को इन्वेस्ट कराने की कोशिश कर रही है। अगर सरकार आपके सपोर्ट में आ गई तो आप तो बढ़ ही जाएंगे ना। तो कुछ ऐसे ही एलिगेशंस इस कंपनी ने भी लगाए हैं, हालांकि इसने सरकार का नाम कहीं नहीं लिया है। तो इस रिपोर्ट को बनाने में इस कंपनी का कहना है कि हमने पिछले 2 साल से ज्यादा यहां पे मेहनत किया। कई सारी कंट्रीज में जाके हमने इनके ऑफिसेज वगैरह में विजिट करके भी देखा, जिसके बाद हम इस कंक्लूजन पे आए हैं। मैं आपको एक डेटा और बताना चाहता हूं कि साल 2021 तक ये जो हिंडरबर्ग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसमें सिर्फ 5 एम्प्लॉइज थे, ऐसा विकिपीडिया कहा करता है। तो सिर्फ 5 लोगों की टीम कैसे इतना बड़ा रिसर्च को अंजाम देती है, ये एक बड़ा सवाल यहां पे भी उठता है। हालांकि बहुत सारी कंपनियां अपनी चीजों को आउटसोर्स कर दिया करती हैं, तो ये भी एक तरीका होता है कि ये अपने रिसर्च को आउटसोर्स कर दिए होंगे कुछ तरीकों से, जहां से इनको कुछ आउटकम्स मिले। इन सबको एनालाइज करके इन्होंने ये रिपोर्ट्स बनाए हैं। तो लेकिन अब रिपोर्ट आने के बाद मार्केट में पूरा भूचाल मचा हुआ है। लेकिन क्या यहां पे शेयर मार्केट में अदानी पूरी तरीके से टूट जाएंगे? ऐसा होता हुआ नहीं दिखेगा। हालांकि आप देख रहे होंगे कि 20%, 25% इनके शेयर प्राइस लगातार गिरते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप टोटल होल्डिंग देखिए तो करीब 73-74% के आसपास टोटल अडानी में इनके फैमिली का ही स्टेक है। तो इनकी फैमिली अभी शेयर तो नहीं बेचेगी, रिटेल इन्वेस्टर जितना भी बेच ले वो एक लेवल तक ही बेचेगा। तो अदानी के शेयर आप देखेंगे आने वाले टाइम में टूटेंगे, लेकिन उस लेवल पे नहीं टूटेंगे। अब यहां पे सेबी के कान खड़े हो गए हैं। सेबी अगर एक्शन में आ जाती है तो वो किसी को नहीं छोड़ती है, ये आज तक का इतिहास रहा है। अब सेबी इनके सारी चीजों की जांच कर रहा है। सेबी बैंकों से बोला है कि आप देखिए कि डेट की क्या स्थिति है, क्या ये डेट अपने चुका पाएंगे नहीं। तो अगर सेबी अब आगे कंक्लूजन पे जाएगा तो अब गौतम अडानी की मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी, क्योंकि जहां पे आग लगी होती है वहीं पे तो धुआं होता है। और इतना मैसिव ग्रोथ 2-3 सालों के अंदर अडानी का ये कैसे हुआ? अगर ये चीज सामने आएगा तो मुझे उम्मीद है कि बहुत बड़े बड़े नाम इसमें सामने आएंगे और कुछ बहुत बड़े पदों पे बैठे हुए लोग भी इसमें शामिल जरूर हो सकते हैं। तो आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए कि जो हिंडरबर्ग की रिसर्च है
ये सही है या गलत है, आपका इस पे क्या मानना है। हालांकि इनकी टाइमिंग बहुत ही गजब की रही है। जब इनका एफपीओ रिलीज हो रहा था 27 तारीख को, उसके 2-3 दिन पहले ही इन्होंने अपनी रिसर्च को सामने लाया। तो ये भी एक क्वेश्चन उठता है कि क्या ये टाइमिंग सही है या गलत है, क्या किसी और ने तो मिलकर इनसे ये काम नहीं कराया था हिंडनबर्ग से। तो ये सारे कई सवाल उठते हैं। आप कमेंट ऑप्शन लिख के अपना ओपिनियन बताइएगा। अगर आपने अदानी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप थोड़ा सतर्क रहिए और बहुत ही जल्दबाजी में ना आप शेयर बेचिए ना खरीदिए, नहीं तो आप मुसीबत में आ सकते हैं। आप शांत दिमाग से आप मार्केट को पहले वेट और वॉच करिए, उसके बाद आप या तो इन्वेस्ट करिए या उसमें से पैसे निकालिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा। हम आने वाले टाइम में भी अदानी के शेयर्स को बहुत ही क्लोजली वॉच करते रहेंगे और एक एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें।